एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि शुरू से पढ़ाई का फोकस मेरा कम ही था। सो बड़ी मुश्किल से घसीटते घसीटते 10th 11th 12th करी। उसके बाद ये था कि थोड़ा सा एक फैमिली प्रेशर होता है फाइनेंस का कि चलो मुझसे बड़ी 4 सिस्टर्स है तो उनकी पढ़ाई, देन पापा का ग्रोसरी बिजनेस था तो उनमें मैंने उनको हेल्प करना शुरू कर दिया था। तो स्कूल जाने के बाद थोड़ा सा उनके साथ बैठता था। फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे काम के प्रति बढ़ता गया कि चलो काम ही करना है, बिजनेस ही करना है। तो फिर पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा चला गया। सो पढ़ाई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी, 12th तक करी। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने प्राइवेट कॉलेज में कुछ फॉर्म्स भरे, तो ये अटक अटक के मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। बट हाँ, मैं अपने बिजनेस माइंड में बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे काम करना है, पैसा कमाना है और उसके रास्ते क्या हो सकते हैं वो मैंने उस टाइम पे सोचना शुरू कर दिया था। जब एक्चुअली कह सकते हैं कि मेरे जो फादर है वो मेरे फर्स्ट मेंटोर हैं मुझे एक्सेस क्षेत्र में लाने के लिए। सो उनको मैं रूटीन में देखता था कि अपनी शॉप खोलने से पहले वर्कआउट करने जाते थे, अखाड़ा करते थे। पहले के टाइम में अखाड़े चला करते थे, तो दूध तले में अखाड़ा हुआ करता था, तो वहाँ पे जाके वो वर्कआउट करते थे, स्विमिंग करते थे दूध तले के अंदर, दूध तले के चारों तरफ वो दौड़ते थे। तो उनको रूटीन में देखता था कि रोज़ सुबह जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। और उस टाइम पे एक अच्छी बॉडी देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप अच्छी पहलवानी कर रहे हो। तो मेरे पापा उस टाइम में एक अच्छी बॉडी होल्ड करते थे और उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला। फिर उनके साथ मैंने वही रूटीन फॉलो किया कि स्कूल जाने से पहले मैं उनके साथ सुबह उठ के उनके साथ वर्कआउट करने जाता था, उनको वर्कआउट करते देखता था। फिर उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी कि आपको इस तरह से स्क्वाट्स करना है, उठक बैठक लगानी है, दंड बैठक लगानी है। फिर उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई, फिर थोड़ा थोड़ा दौड़ना सिखाया। तो मेरी शुरुआत फिटनेस की तब से शुरू हो गई थी। मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज इन माय 6 7 8 स्टैंडर्ड में। वो भी लकीली हमारे स्कूल की प्रेमाइस में ही जिम था। सो जब भी वो क्लासरूम में बैठा होता था तो मैं नज़र बाहर देखता था कि जिम है, तो जिम से कौन आ रहा है जा रहा है। तो हमारे स्कूल के ही प्लेग्राउंड में दूसरी तरफ जिम हुआ करता था, तो वहाँ पे जो लोग आते जाते थे वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते थे। तो मेरा ध्यान स्कूल के अंदर कम और बाहर उन लोगों पे ज़्यादा होता था कि अंदर गया है, 1 घंटे बाद बाहर आया है, तो मसल्स पंप दिख रहे हैं उसके और उसकी बॉडी हाइट पर्सनालिटी क्या है। सो मेरा इंटरेस्ट तब से ही डेवलप हो गया था। और फिर एक दिन जिम के ओनर हमारे ही क्लासरूम में आए, उन्होंने ऑफर किया कि आप लोग कोई भी अगर जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको एक अच्छा पैकेज दे सकते हैं कि आप जिम के ही बच्चे हैं और आके स्कूल के ही बच्चे हैं और आप आकर के हमारा जिम ज्वाइन कर लीजिए। तब हार्डली 100-150 रुपये में कुछ उन्होंने ऑफर किया मंथली कि आप 8-10 लोग ज्वाइन करते हैं तो हम आपको मंथली इतना चार्ज करेंगे। तो बस मैं तो उसी दिन का वेट कर रहा था, तो पहले जिम जाता था और जिम से फिर स्कूल आ जाता था। तो वहीं से कपड़े वपड़े पहन करके स्कूल रेडी होकर के वापस वहीं जिम से स्कूल, स्कूल से फिर घर। स्कूल से फ्री होते थे, पापा के साथ थोड़ा सा बैठता था, वर्कआउट सुबह करता ही था। धीरे धीरे मेरी बॉडी ग्रो होने लगी थी, अच्छा लगने लगा, लोगों से मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगा कि ऋषभ आपकी बॉडी अच्छी है, आप अच्छे दिखते हो। फिर थोड़ा बहुत मॉडलिंग के क्षेत्र में मैंने अपने आप को आजमाया। तो कुछ इवेंट्स होते थे उदयपुर के अंदर, मॉडलिंग शूट्स होते थे, उसके अंदर मैंने जाना शुरू किया, वहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिला। फिर ये करते गए, शौक पूरा होता गया। फिर एंड में बात आती है कि अब आप ब्रेड एंड बटर, आपका करियर क्या है, आप करोगे क्या। तो बस उदयपुर में बहुत साल पहले एक हाईटेक जिम हुआ करता था, पेंगुइन जिम के नाम से। तो वहाँ से मुझे कॉल आया, मेरा एक फ्रेंड है तो वहीं पे ही ट्रेनर था, तो उन्होंने मुझे ऐसा अप्रोच किया स्विमिंग कोच के लिए। मैंने अपना पहला स्पोर्ट जो चुना था वो स्विमिंग चुना था, तो उनको स्विमिंग कोच की ज़रूरत थी। तो वहाँ से कॉल आया पेंगुइन जिम से कि हमको एक स्विमिंग कोच की ज़रूरत है। तो बस उस दिन से मैंने स्विमिंग कोचिंग शुरू किया। और स्विमिंग का एक सीज़न होता है कि मई जून जुलाई तक चलता है, तो 2-3 महीने मैंने अपनी स्विमिंग कोचिंग शुरू करके ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट, तो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो आपको जिम का इंटरेस्ट है। बोले बिल्कुल है, मुझे खुद वर्कआउट करता हूँ तो मुझे नॉलेज भी है कि मैं लोगों को भी ट्रेन कर सकता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप जिम ट्रेनर बन जाइए। फिर मैंने वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को बड़ा मज़ा आने लगा मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए। फिर धीरे धीरे मेरा फोकस और बढ़ गया कि इसके अंदर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने अपना टाइम डाइवर्ट किया जिम में ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे से आगे जब मैंने चलना शुरू किया तो रास्ते देखने शुरू हो गए, जिम के कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। सो इस तरह से मेरी एक जो चॉइस होती है कि अब मुझे करियर में क्या करना है, तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने यहाँ से अपने एक शुरुआत की थी। मैंने 2 से 3 साल पहले जॉब किया था पेंगुइन जिम के अंदर, बट मुझे अपग्रेड होना था। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें मुझे कितना नॉलेज है कि मैं लोगों को किस तरह से ट्रेन करूँ। इसकी आप जब
ट्रेन करें तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, तो उनको ट्रेनिंग के लिए क्या पैरामीटर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने फिर कोर्सेज सर्च किए कि इसके कोर्सेज कहाँ होते हैं। देन बॉम्बे के अंदर मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जाके पता किया, अलीना मोगरे, K11 के साथ का पढ़ा की फिटनेस एकेडमी है। देन गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी भी एक कोर्स करवाती है, फिटनेस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स करवाती है। तो मैंने पहले रिसर्च किया, फिर बॉम्बे गया, कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ली, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो अब मुझे कोर्स करके ही इस फिटनेस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने का सर्टिफिकेशन पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स किया गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से, और देन वापस उदयपुर आया और फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल फिटनेस की जर्नी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब मैं क्या करूं। एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो, लोग आपसे खुश हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, लोगों का हेल्थ अच्छी होने से उनके काम का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, तो अब मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अब खुद के लिए क्या करूं। ठीक है, मैंने अपनी फिटनेस अच्छी कर दी, अब कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। मुझे एक्सरसाइज का शौक था, बट मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का उसका शौक नहीं था। तो मैं बॉडी बिल्डिंग इवेंट में जाया करता था, देखता था कि यार मसल्स पंप करते हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी मिलती है कि आपके बल कितने अच्छे हैं, आपका बाइसेप इतना अच्छा है, बट मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। मुझे शौक था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करूँ जिसमें अलग कुछ नाम आए। देन मैंने मैराथन दौड़नी शुरू करी, साइकिलिंग करना शुरू किया, स्विमिंग मेरा एक स्पोर्ट्स था ही था। मेरी फर्स्ट मैराथन 21 किलोमीटर की थी, जो कि हल्दी घाटी मैराथन थी। हल्दी घाटी में एक रन होती थी, रन फॉर योर हार्ट, ऐसा समथिंग लाइक। छोटा सा मेडल मेरे पास अभी भी है। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा फर्स्ट मेडल था, मुझे पता भी नहीं कि मैराथन होती क्या है। सो उदयपुर से ड्राइव करते हुए हल्दी घाटी गया, फिर वहाँ पे जब दौड़ा तो अप डाउन हिल्स वगैरह सब कुछ मैंने फेस किया। तो 21 किलोमीटर का मेरा फर्स्ट ऑफिशियल मैराथन था। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू काफ़ी सारे मैराथन्स किए मैंने। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि मुझे नहीं पता था कि आयरन, जैसे मुझे भी नहीं पता था आयरन होता क्या है। मैं तो बस अपना एक रूटीन, एक पैशन फॉलो कर रहा था कि मुझे रनिंग करनी है, मैराथन करनी है, मुझे साइकिलिंग करनी है। तो जैसे कुछ पता चलता गया, मैंने रनिंग के लिए मैराथन ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि साइकिलिंग के अंदर आगे एक बड़ा इवेंट होता है, लद्दाख साइकिलिंग होती है। तो मनाली से लद्दाख मैंने साइकिलिंग करी। तभी मुझे कुछ पता चला कि कुछ एक इवेंट होता है आयरन मैन, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रन होती है जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ होती है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। सो ये कुछ लगा कि कुछ करने जैसा है। और 2017 के अंदर अखबार के अंदर एक आर्टिकल देखा था मैंने, मिलिंद सोमन ने आयरन मैन अवार्ड अचीव किया है। तो उसका उनका एक फ़ोटो था और हाथ में आयरन मैन का एक मेडल था। तो मुझे लगा कि ये एक्चुअली कुछ करने जैसा, जो बिल्कुल हटके, जो रियली आपको चैलेंज करता है, आपकी फिटनेस को, आपके मेंटल चैलेंज को इम्प्रूव करता है। सो उसमें जब मैंने डिटेल देखी तो उसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग थी, 180 किलोमीटर साइकिल थी और 42 किलोमीटर रन था, जो कि 17 घंटे कट ऑफ टाइम में पूरा करना होता है। सो ये लगा कि 17 घंटे के अंदर जो इस इम्तिहान को पास कर लेगा वो डेफिनेटली आयरनमैन कहलाएगा। और मैंने सोच लिया था कि ये चीज़ मुझे फ्यूचर में करनी है। सो वहाँ से मुझे पता चला कि मिलिंद सोमन ने आयरनमैन किया, तो मतलब अब मुझे उदयपुर के अंदर ये मेडल लेके आना है। जी, मुझे पता भी नहीं था कि आयरनमैन जैसे होता क्या है, करते कैसे हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। अपने ही सोर्सेज से मैंने पता लगा जिन जिन लोगों ने आयरनमैन किया है, तो मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूं। तो उसके लिए मैं एक बार पुणे गया, वहाँ पे कौस्तुभ राडागर हैं जो कि आयरनमैन की ट्रेनिंग देते हैं, जिन्होंने मिलिंद को भी ट्रेन किया था, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। फिर वहाँ से कुछ बात बनी नहीं। फिर मैंने एक और कोच को सोचा कि मैं उनसे बात करूं, जो कि दिल्ली से बॉम्बे साइकिल करके निकले थे। तो उनका एक स्टे भीलवाड़ा में भी था। तो जब वो भीलवाड़ा रुके तो मैं उनसे मिलने के लिए गया स्पेशली। शंकर थापा उनका नाम है, जो मेरे कोच थे मेरे आयरनमैन ट्रेनिंग के लिए। तो उनसे मैंने जाना कि कैसे कैसे होता है। तो उनसे मेरी बात हुई तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ, ये ही इज़ द करेक्ट पर्सन टू ट्रेन मी। सो उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने बोला कि मैं ये प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे ट्रेन करेंगे। वो ऑलमोस्ट उस टाइम पे 3 आयरनमैन कर चुके थे। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका था कि ही इज़ द वन पर्सन हु कैन ट्रेन मी, हु कैन गाइड मी वेल फॉर आयरनमैन। तो उनसे मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली और ये ट्रेनिंग मैंने शुरू करी थी 2018 मई में। और उन्होंने बताया कि मई के बाद जो अगला इवेंट जो आ रहा है वो नवंबर को आ रहा है, जो कि लंकावी में होने वाला है, आयरनमैन फुल डिस्टेंस। 6 मंथ्स की ये जर्नी थी मेरी ट्रेनिंग की। डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आयरनमैन करवाती है। तो आयरनमैन एक वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशन ट्रायथलॉन करके एक साइट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कौन कौन से शहर में रेसेस हो रही हैं, कौन कौन सी कंट्री में रेसेस हो रही है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जो रेस कोर्स चुना था वो लंकावी चुना था, जो कि नवंबर में होता है, हर साल होता है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी करवाती है, इस तरह से आपका ये साउथ अफ्रीका में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, काफ़ी सारी कंट्रीज है जो इंडिया से बाहर ये ऑर्गेनाइज। इंडिया में अभी पिछले 2 साल से होना शुरू हुआ है गोवा के अंदर, डेट इज़ द हाफ डिस्टेंस आयरनमैन। आयरनमैन भी 2 डिस्टेंस में होते हैं, एक फुल डिस्टेंस एक हाफ डिस्टेंस। तो मैंने जो किया था फुल डिस्टेंस किया था, हाफ डिस्टेंस गोवा में हो रहा है, जो कि स्विमिंग आप 1.9 किलोमीटर होती है, जो कि जस्ट हाफ होता है आपका 3.8 किलोमीटर स्विमिंग का। उसके बाद आपकी साइकिलिंग होती है 90 किलोमीटर, जो कि फुल डिस्टेंस में 180 किलोमीटर साइकिल होती है। उसके बाद रनिंग जो होती है 42 की बजाय 21 होती है। तो डेट इज़ योर हाफ डिस्टेंस आयरनमैन। तो गोवा के अंदर ये इवेंट शुरू हुआ है। 2018 में आपने मलेशिया वाली आयरनमैन कंप्लीट जी की। जी। तो आप मलेशिया गए होंगे, तो फिर वो वाले वहाँ जाके आपको मतलब कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मतलब आगे रेस थी तो उस टाइम कैसा अनुभव हो रहा था आपके? कल रेस है। बहुत नर्वस था। लाइक मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं इवेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, साइकिल लेके जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपनी साइकिल लेके साथ में जाना है, आपको 3-4 दिन वहाँ के क्लाइमेट में एक्लिमेटाइज होना है, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करनी होती है। एंड देन वो स्ट्रेस जो आप आसपास फील करते हो कि काफ़ी सारे ट्रैथलीट्स जो हैं, जो इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई रेस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा था। काफ़ी लोगों ने इवेंट 5वीं बार किया, 6ठी बार किया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका 15 या 16 आयरनमैन था। तो वो देख के लग रहा था कि ये लोग बड़े प्रोफेशनल्स हैं, मेरा जो फर्स्ट आयरनमैन होगा वो कैसा होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल था, बट वही था कि जो सोच के आया था कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं रखूँगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखूँगा, आत्मविश्वास को बना के रखूँगा। तो इस रेस को मैंने पूरा किया। हाँ, आयरनमैन की एक रात पहले तो डेफिनेटली नींद आई नहीं थी। मैं और मेरा फ्रेंड जो कि राजस्थान से ही थे, तो हम लोग एक ही साथ रूम में रह रहे थे। तो डेफिनेटली हम लोग रात को 2 बजे पूछे, तेरे को नींद आ रही है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है। तो पूरी रात हमने ऐसी करवट लेते हुए और स्ट्रेस में निकाली। एक नया जन्म, एक नया जन्म। मतलब अगर मैं आयरनमैन की बात करूं तो मेरे लिए एक सपनों के जैसा ही था कि ये आयरनमैन का टैग लगाना। ऋषभ जैन तो सब लोग जानते हैं, ऋषभ जैन इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। ही इज़ ट्रेनिंग इन बिजनेस, लाइक इन जिम एंड इन साइकिलिंग, ऑल थिंग। मैराथन दौड़ रहा है, बट आयरनमैन एक नाम था जो कि उदयपुर के अंदर पहला था। जैसे आपने पूछा मुझसे कि आयरनमैन क्या होता है, कैसे होती है रेस, वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता था। तो मेरे लिए था कि ऋषभ जैन आयरनमैन डेफिनेटली उदयपुर का पहला होगा। तो इस सोच के साथ मैंने उस दिन उस रेस को स्टार्ट किया, और जब मैं फिनिश लाइन पे पहुंचा तो मेरे लिए एक नया नाम था, ऋषभ जैन, यू आर एन आयरन मैन। सो वर्ड जो अभी तक मेरे कान में गूंजते हैं, तो आई कैन फील दैट सेंसेशन इन माई बॉडी। राजस्थान से, उदयपुर से हम 2 आयरन मैन हैं। एक मेरे ही फ्रेंड है जितेंद्र पटेल, जिन्होंने मेरे ही लाइक कह सकते हैं कि गाइडेंस में या इंस्पायर होकर के उन्होंने किया, और हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे एथलीट हैं। तो उन्होंने मेरे बाद आयरनमैन अचीव किया है। और इसके अलावा राजस्थान में ऑलरेडी 4 आयरनमैन थे। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक इसमें कट ऑफ टाइम भी होता है कि आपको तीनों इवेंट में ट्रांजिशन टाइम भी बचाना है। जब आप स्विमिंग करके निकलते हो तो आपको अपने बॉडी को फंक्शन करना है कि अब आपको साइकिल करनी है, तो उसके लिए आपको गियर अप करना है। स्विमिंग के लिए आपकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है, साइकिलिंग के लिए आपकी कॉस्ट्यूम पूरी चेंज हो जाती है, आपकी गियर्स चेंज हो जाते हैं। एंड देन जैसे आप साइकिल खत्म करते हो, देन आपका रनिंग चालू होता है। तो इन तीनों इवेंट को बैक टू बैक करना, ट्रांजेक्शन टाइम को बचाते हुए, एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज होता है। बट आपको डेफिनेटली अपने ध्यान में रहना है कि जो आप करने आए हो उसमें फोकस रहें, और आप बिल्कुल भी आसपास के माहौल को देखकर घबराए नहीं। आप इजी वे में इसको अचीव कर सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। मेंटली ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि जो लोग फिजिकली फिट है वो मेंटली भी फिट है क्योंकि जब आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आप ये सोच लेते हो कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। सो आपके गोल अपने आप अचीव हो जाते हैं। मुझे पता है कि जब मैं आयरनमैन की ट्रेनिंग कर रहा था तो रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे भी मैं साइकिलिंग के लिए नाथद्वारा जाता था, आता था। तो दिमाग में ये रहता था अंधेरा है, पैंथर्स निकलते हैं, साइकिल पंक्चर हो जाएगी तो क्या होगा, पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है तब क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में रहती है। तो आप उन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के अंदर समझ जाते हो कि आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और उसे आपको कैसे फेस करना है। सो आयरनमैन का मतलब यही होता है, इट्स द टफेस्ट रेस।
मुझे याद भी नहीं कि मैं 3 महीने कहीं घर बैठा हूँ। हर 2 दिन में मुझे एक कॉल आ रहा था इंटरव्यू के लिए। स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारे मेरे पास में ऑफर्स आए कि आप आइए प्लीज़ स्पीच दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हो सकें, खेल के प्रति और जागरूक हो सकें। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन आयरन मैन होता क्या है, तो मैं जब पूछता था कहीं पे कि आयरन मैन क्या होता है, तो लोगों को ये पता था आयरन मैन मूवी थी वो आयरन मैन होता है या ऐसा कुछ होता है। तो मैंने उनके मिथ्स को क्लियर किया कि आयरन मैन एक्चुअली होता क्या, तो लोगों को एक पता चला कि इस तरह का एक ट्रायथलॉन इवेंट भी होता है। सो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इस इवेंट के लिए तैयारी भी की है और काफ़ी सारे लोगों ने उदयपुर से हाफ डिस्टेंस आयरनमैन भी कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे लोग नहीं है, पर हाँ कह सकते हैं उदयपुर में 3 से 4 जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने गोवा जाकर के अपना हाफ डिस्टेंस आयरनमैन कंप्लीट किया है। जी जी, उसके बाद तो वही कहते हैं कि आपके पैर ज़मीन पे नहीं रहते, तो मेरे पैर तो ऑलरेडी ज़मीन पे थे ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा इवेंट कर चुका था, तो मेरे पैर ज़मीन इन द सेंस एथलीट के रूप में ज़मीन पे नहीं थे। बाकी ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ आई फील लाइक कि मैं बड़ा प्राउड हो गया था और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा था। बट हाँ ये था कि अब मुझे अगला स्टेप क्या लेना है ताकि इस नाम को मैं बनाए रखूँ। मेरे पैर ज़मीन पे नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने दिल्ली से बॉम्बे G2G साइकिलिंग जो होता है इंडिया गेट से गेट वे ऑफ इंडिया, वो मैंने साइकिलिंग अचीव किया दिसंबर में 2018 सेम ईयर में। उसके बाद फिर साइकिलिंग के इवेंट्स होते हैं जिसको हम लोग BRM बोलते हैं। साइकिलिंग का एक प्रतिष्ठित इवेंट होता है जिसमें 400 किलोमीटर साइकिल रेस होती है, 600 किलोमीटर साइकिल रेस होती है, 200 होती है, 100 किलोमीटर होती है। तो ऐसे करके आपका पूरा 1500 किलोमीटर का एक आपका साइकिलिंग रेस होता है। इसको अलग अलग फेस में करना होता है। तो वो फिर मैंने एक साइकिल रेस करी जिसमें 600 किलोमीटर साइकिल रेस था, 35 घंटे का कट ऑफ टाइम था, वो मैंने पूरा किया। 400 किलोमीटर साइकिल रेस थी, 25 घंटे का कट ऑफ टाइम था, वो मैंने पूरा किया। तो ऐसे करके मैंने BRM भी किए। 600 किलोमीटर बिना रुके साइकिल करना, 400 किलोमीटर उदयपुर से जयपुर जाना बिना रुके, तो ये मैंने इवेंट किए। और फिर उसके बाद कोरोना आ गए तो हम लोग फिर 2 साल घर पे रहे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बट वही था कि जब मैं सोचा तब तक मेरी एज जो होती है वो निकल चुकी थी। पहले तो 4-5 साल करियर में लग गया था, देन शादी हुई, जिम को बनाया, शादी हुई, देन करते 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 लाइफ में इतना बिजी हो गया कि अब वो टाइम नहीं था मेरे पास कि अब मैं किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करूं या इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, कि इसकी भी एक एज लिमिट होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो मैं कर सकता था वो मैंने उसको निभाया। मैराथन जो लोगों को इंस्पायर करता, मैं अपनी तरह से लोगों को इंस्पायर कर सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इस तरह से अपने शहर के अंदर एक नाम लाने के लिए मैंने आयरनमैन का फिटनेस जो ये इवेंट है वो मैंने अचीव किया। मैराथन करी, लद्दाख साइकिलिंग करी और बहुत सारी चीज़ें जैसे G2G साइकिलिंग हो गया, इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया हो गया, वो मैंने साइकिल अचीव किया। तो लोगों को मैंने इस तरह से इंस्पायर करना शुरू किया कि मैं अपने लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ फिटनेस के लिए। ट्राइफॉर्म फिटनेस को अभी 2.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जिम में ऑलमोस्ट चला ही रहा था। इससे पहले मेरा एक जिम चलता था जो कि पार्टनरशिप में हुआ करता था। 2-2.5 साल पहले मैंने उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके मैंने अपना ही एक जिम खोला। ट्राइफॉर्म फिटनेस का एक जो ट्राई वर्ड आता है वो ट्रायथलीट से ही निकला है, कि जहाँ पे आप केवल जिम को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप ओवरऑल फिटनेस को टारगेट कर रहे हैं। हमारी एक सोच है कि जिम जा रहे हैं मतलब वेट लॉस के लिए जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई हमारे घर में शादी है तो उसके लिए हमको वो कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए हमको जिम जाना है। ट्राइफॉर्म फिटनेस का मतलब ये था कि आप केवल यहाँ पे जिम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप अपनी ओवरऑल फिटनेस बनाएंगे, जहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ के साथ में आप रनिंग भी करें, आप साइकिलिंग भी करें, आप ट्रैकिंग करें, आप मैराथन दौड़ें, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे अपने ही ट्राइफॉर्म फिटनेस के अंदर लोगों को रनिंग पे लेके जाता हूँ एवरी वीकेंड, कभी इनको ट्रैकिंग करवाता हूँ, कभी मैं साइकिलिंग पे उनको बड़ी लेके जाता हूँ। तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि आप लोग जिम के अलावा बाकी सारी जगह पे जा करके अपनी फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। ट्राइफॉर्म फिटनेस का जो एक बेस है वो उसी बेस पे काम करता है कि हम केवल यहाँ पर वेट लॉस या बॉडी बिल्डिंग या किसी इवेंट के लिए ही पतले होने के लिए नहीं आ रहे। हम अपनी लाइफ के अंदर फिटनेस के गोल क्या है, हमारा जो लॉन्ग जो विजन है फिटनेस को लेकर वो क्या है, जो मेरा हुआ करता था वो आप लोग का भी होना चाहिए। कि केवल आप 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने की मेंबरशिप लेकर के घर ना बैठे हैं, आप आगे से आगे क्या कर सकते हैं। ये इस ट्राइफॉर्म फिटनेस का मैंने एक सोच के हिसाब से मैंने इसको चालू किया था आज से 2.5-3 साल पहले। देखिए, जिम चलाना अपने आप एक स्ट्रेटजी वर्क है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं और एक मेंबर्स को आप सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है।
मैं पिछले 8-10 साल से 12 साल से इस फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने कभी भी अपने आप को फेलियर महसूस नहीं किया कि मुझे कहीं पे जेब से पैसा देना पड़ रहा है या फिर मुझे कहीं पे ऐसा हो रहा है कि नुकसान हो करके मैं काम कर रहा हूँ। सो हमेशा मैंने अपने ही जिम के पैराग्राफ में देखा जाए तो एज अ बिजनेस वाइज भी हो, एज अ माई सेल्फ करियर वाइज भी मैंने आगे बहुत ग्रो किया है। अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप एक्चुअली फिटनेस में आए हैं तो आपके गोल्स क्या होना चाहिए, उनकी कैरिंग आप करिए, मेंबरशिप जो आपके पास आई है उनका पूरा फॉलोअप लीजिए, तो डेफिनेटली मेंबर्स जो ड्रॉप आउट होते हैं वही आपका लॉस है। तो आप हमेशा यही कोशिश करें कि आपके पास जो मेंबरशिप आई है वो ड्रॉप आउट ना हो, उनके रीजंस क्या है उस पर हमेशा काम करें। हमेशा अपने मेंबर से कनेक्ट करें कि उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या आप उनको वो चीज़ चाहिए आप दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, क्या आप अपनी जगह पे नहीं उनकी जगह पे जा करके वर्कआउट करें। क्योंकि ट्रेनर हमेशा ये करता है कि जो मुझे आता है, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो आपकी भी होगी, वो गलत है। मैं अगर ट्रेनर हूँ तो आप ट्रेनर नहीं है, आप बैंकर्स हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली जिम हर आदमी को जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट जिम, इट्स अबाउट फिटनेस। जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को 4 दीवारी के अंदर वर्कआउट के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे वर्कआउट कीजिए। तो जब आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आपका क्लाइंटेल कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सो इट्स नॉट अ लॉस लाइक इंडस्ट्री, इज नॉट लाइक वी कैन से कि यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है या नहीं है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड जो अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, उनकी जिम्स की चेंज चल रही है। उन्होंने एक जिम से शुरुआत किया तो उनके पास में 5-5, 6-6 जिम्स हैं, तो दे आर इन प्रॉफिट। सो आपको उस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा कि वो कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मैंने प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में कदम रखा था सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद में, एक बड़े जिम में मैं जॉब करता था एज अ पर्सनल ट्रेनर। तो वहाँ पे एक लेडी आई थी जिसकी एज ऑलमोस्ट 65 की कुछ होगी। वो 2 या 3 महीने के लिए ही अपनी बेटी जो उनकी उदयपुर में रहती है, वो अपनी मम्मा को लेके आई थी कि मम्मा अभी आई हुई 2-3 महीने के लिए जबलपुर से। सो अभी डॉक्टर ने इनको बोला है कि इनके नीज जो हैं दोनों ख़राब हो चुके हैं और इनको वॉक वगैरह भी अभी करना नहीं है। सो ऋषभ, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी स्ट्रेंथ बिल्ड करो, उनको आप ऐसा ट्रेन करो कि जो भी डॉक्टर चाह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी तो वो सर्जरी के लिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सो मैंने उनको 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग दी। वो जो नहीं कर पाई थी वेरी फर्स्ट डे, 3 महीने बाद में वो सब कुछ कर पाई थी। नीचे बैठना, खड़े होना, ट्रेडमिल पे तेज कदम चलना, एक अच्छी लिफ्टिंग जो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, वो उन्होंने करना शुरू किया था। और कुछ महीनों बाद में जब वो वापस जबलपुर गए थे तो वहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन की वॉकाथन होती है, तो उन्होंने उस वॉकाथन के अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पोडियम फिनिश किया। तो ये मेरे लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि यस, ये उन्होंने किया है जो हर आदमी सोचता है बट वो कर नहीं पाता है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इंजरी तो देखो शुरुआत में ही मुझे काफ़ी हुई थी। जब मैंने आयरमैन की प्रैक्टिस करना शुरू किया था तब 1-2 बार साइकिल से गिरा था मैं। सो वही बोलते हैं जो गिरते हैं वही घुड़सवार होते हैं। सो वही थी कि सवारी तो की थी मैंने और गिरना मेरे दिमाग में था कि हाँ डेफिनेटली ये फॉल तो होगा और फॉल होगा फिर से राइज भी होगा। सो इंजरी डेफिनेटली जब आप वर्कआउट करते हैं तो इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। उससे ओवरकम कैसे करना है, उसको कितना रिकवरी करनी है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके प्रोग्रामिंग क्या हो सकते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करूंगा कि जब मैं आयरनमैन कर रहा था, मेरा स्विमिंग वाला इवेंट कंप्लीट हो गया था। जब मैं साइकिल पे आया था 30-35 किलोमीटर के आसपास में पहुंचा होऊंगा और मैं साइकिल से नीचे स्लिप होके गिर गया। मतलब 180 किलोमीटर के ट्रेन के अंदर वो ट्रेन ऐसा था कि अप डाउन राउंड सर्कल एंड बारिश भी थी तो रोड भी काफ़ी गीली थी। तो एक टर्न पे मेरी साइकिल इम्बैलेंस हुई, पूरा नीचे गिर गया मैं। तो जब मैं गिरा तब मुझे लग गया था कि अब कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी या कहीं बड़ी इंजरी हुई होगी। मैं जब खड़ा हुआ तो काफ़ी बड़ा एक घाव मेरे एक साइड एक हाथ पे हो गया था। मैंने कपड़े मैंने पहने हुए थे वो 2-3 जगह से फट गए थे। और मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी साइकिल चेक करी, मैंने अपने आप को देखा। फिर वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो लोग आगे कि आर यू ओके, यू वांट टू कंटिन्यू द राइड। तो मैंने अपने आप को चेक किया, आई वॉज कम्प्लीटली फाइन एंड वेल। देन मैंने उस रेस को कंप्लीट किया। बट जब मैं वापस से सैडल पे बैठा, साइकिल पे बैठा, तो आई वॉज शिवरिंग कि ये हुआ कैसे। क्योंकि जब आप अच्छी स्पीड में जा रहे होते हो और अच्छे कॉन्फिडेंस बढ़ रहे होते हो, जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तब आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। सो टचवुड की बहुत ज़्यादा ऐसी इंजरी नहीं हुई थी, बट हाँ मुझे कम से कम आधा घंटा लगा अपने आप को वापस से उस जोन में लाने के लिए। अब वापस आपको उस रेस को कंप्लीट करना है।
ये एक इंजरी वाला पार्ट था। बाकी छोटे मोटे स्प्रेन्स, मसल्स इंजरीज छोटी मोटी तो होती ही रहती है। डेफिनेटली मेरा प्लान यही कि अब मैं स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अब जिम तो चल ही रहा है, बट जिम के अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स कम जिम का जो एक सेक्टर है वो अनटच्ड है अभी। या तो जिम 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 खुलते जा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स सेंटर खुलते जा रहे हैं। बट कॉम्बिनेशन में अगर बात करें कि अगर आपको जिम नहीं करके आज को स्पोर्ट्स खेलना है तो उसके लिए आपके पास में एक जगह होनी चाहिए, या अगर आपको स्पोर्ट्स से आपको जिम में आना है तो आपके लिए पास एक जगह होनी चाहिए। तो वो मेरा एक अगला प्लान है कि मैं लोगों को ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए जिम के साथ में स्पोर्ट्स के अंदर भी देखूं। जो मेरे जैसे लोग हैं जो जिम करना चाहते हैं बट जिम के साथ में अपने बचपन की एक्टिविटी, जो चाइल्डहुड एक्टिविटी जो भी रही हो, जैसे मैं बहुत अच्छा स्विमिंग करता था, जैसे बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था, जब मैं बहुत अच्छा वो स्केटिंग करता था, टेबल टेनिस खेलता था, तो वो था में वापस हो जाए। वैसा कुछ मैं प्लान करूँ कि हम जैसे एज के लोग हैं, 35-40 साल 45 साल के जो लोग हैं जिनकी एक फैमिली सेट हो चुकी है, एक बिजनेस सेट हो चुका है, तो उनके लिए अब स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए। तो मैं ऐसा एक सोच रहा हूँ कि एक ऐसा वेंचर उदयपुर में लेके आऊँ, इसकी ब्रांचेस उदयपुर में लेके आऊँ जो जिम के साथ में लोगों को फिटनेस के लिए और नई तरीके से भी टारगेट करे। एवरीवन मस्ट डू दिस रेस। ये आपके मेंटल और फिजिकल लेवल को चैलेंज करता है। जैसे कि आयरनमैन एक ट्रायथलॉन रेस है, तो इसमें 3 चीज़ें एक साथ की जाती है, जिसमें स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे आप 3.8 किलोमीटर स्विमिंग कर सको ओपन वाटर के अंदर। उसके बाद आता है नंबर आपका साइकिलिंग का, डेट इज़ 180 किलोमीटर इन फुल डिस्टेंस। तो साइकिलिंग आप इतना कर पाओ कि आप 6 से 7 घंटे कंटिन्यू आप पैडलिंग कर पाओ, तो उसका आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रनिंग जो कि 42 किलोमीटर होती है, तो बेसिकली रनिंग के लिए आप मैराथन में कंटिन्यू पार्टिसिपेट करना शुरू करें, साथ में साइकिलिंग एंड देन स्विमिंग। तो इसके प्रोग्रामिंग होते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर प्लान होता है। उसके लिए जैसे मैंने कोच को हायर किया था, वैसे आप भी किसी कोच को हायर करके उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान ले सकते हैं। डेफिनेटली मेरे पास में काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि आयरनमैन कैसे रेस होती है। मेरे पास काफ़ी सारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आयरनमैन होता क्या है। काफ़ी सारे लोग जो कि अच्छे क्रिकेटर हैं, जो कि अच्छे मैराथन रनर हैं या स्प्रिंट मार रहे हैं या फिर किसी अच्छे स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए एक नई वर्ड है ये आयरनमैन क्या होता है, एक टफेस्ट रेस क्या होता है, ये मुझे करना है। क्योंकि स्पोर्ट्स तो आप एक एक्टिविटी कर रहे हो कि आपने अगर खेल लिया तो आपने बैडमिंटन खेल लिया, आपने स्विमिंग कर ली तो आपने स्विमिंग कर ली, दैट्स वन स्पोर्ट्स। बट जब हम लोग आयरनमैन की बात करते हैं तो तीनों चीज़ों को एक साथ करना एक प्लेटफॉर्म पर, इट्स अ स्विच थिंग। आयरनमैन 1, आयरनमैन 2 एंड 3, आपने एक स्पोर्ट्स को कंप्लीट किया, डेट इज योर स्विमिंग, देन स्विच करते हैं आप, अगला स्पोर्ट्स आपके पास आता है साइकिलिंग, उसके बाद आप स्विच करते हैं, तीसरा स्पोर्ट्स आयरनमैन के अंदर आता है आपका रनिंग। सो तीनों के अंदर एक साथ परफॉर्म करना ही अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो डेफिनेटली मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए थे कि इस तरह की ट्रेनिंग करनी है, आयरनमैन की ट्रेनिंग करनी है, तो उनको मैंने समझाया कि पहले आपको इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा बेसिक लेवल पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आप आयरनमैन के लिए आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग तो आपको डेफिनेटली पहले आना चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आयरनमैन के लिए आप किसी भी कोच को हायर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रायथलीट हूँ, मैंने आयरनमैन किया है, आयरनमैन अपने आप में एक ट्रायथलॉन रेस है, तो दोनों को बैलेंस करना एक आना चाहिए। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो आपकी है वो है आपकी मसल्स। अगर आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होगी तो डेफिनेटली आप जो बाकी 3 चीज़ें करना चाहते हो जो कि आयरनमैन रेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए आपके अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप ये तीनों रेस एक साथ नहीं कर सकते हो। तो जो आपका बेस है वो आपके मसल्स हैं, तो मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको वीक में 2 बार या 3 बार मसल्स ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो हम लोग जिम के अंदर करते हैं। डम्बल्स के साथ हो गया, बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो मशीन्स आजकल जिम में यूज़ होती है, हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप मसल्स की बिल्डिंग कैसे करें। क्योंकि आप हर एक मोशंस, हर एक मूवमेंट के अंदर आपके मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके लेग्स मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइकिल कर रहे हैं तो आपका बैक, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी शोल्डर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप कंटिन्यू 6 घंटे 8 घंटे आप सेल पे बैठ पाए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपके आर्म्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बाकी प्रैक्टिस जो आप करते हैं आउटडोर इंडोर, तो मेरा भी यही रहता है कि मैं वीक में 2 बार या 3 बार रनिंग करता हूँ, और स्ट्रेंथ मेरी वीक में 3 डेज रहती है। मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ जिसमें पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, कुछ फंक्शनल एक्सरसाइज हो गई, और इसके अलावा साइकिलिंग के लिए मैं
दो वीक में एक बार या 3 वीक में एक बार 100 किलोमीटर साइकिल के लिए नाथद्वारा चला जाता हूँ, या फिर जो भी मुझे रूट लगता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिल कर लेता हूँ। तो जब मेरे पास इवेंट नहीं है तब मैं इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के साथ में अपने आप को ट्रेन करता हूँ। जब मेरे पास में इवेंट आता है तो मैं फोकसली तीनों चीज़ों को एक साथ ट्रेन करता हूँ। या फिर अगर हम बात करें कि लास्ट ही मैंने अभी 3 महीने पहले उदयपुर से अयोध्या साइकिल करी थी। सो जब मेरे दिमाग में प्लान आया तो मैंने 1 महीने तक केवल साइकिल की प्रैक्टिस करी। मैं रोज़ का 100 किलोमीटर साइकिल करता, कभी वीक में 200 किलोमीटर साइकिल करता था। तो मैंने इस तरह से अपने माइंड को फिक्स कर दिया कि आपके पास में 1 महीने बाद में अगर ये साइकिलिंग रेस है जो आपको 1100 किलोमीटर कंप्लीट करनी है 4 दिनों में, तो उसके लिए आपके पास में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 1 महीना प्रिपेयर किया। अब मेरे पास कोई इवेंट नहीं है तो मैं रोज़ छोटी छोटी तरह से अपनी ट्रेन करता हूँ। जैसे मैं मसल्स बिल्डिंग भी करता हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ संडे को, और महीने में 1 या 2 बार साइकिल कर लेता हूँ, ताकि ये तीनों चीज़ें मेरी बैलेंस रहे। रही बात मेरे शेड्यूल की और मेरे डाइट पैटर्न की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। एक लोगों के लिए एक शॉकिंग था कि वेज होकर के इतना अच्छा रेस कैसे कर सकता है। आयरनमैन के टाइमिंग होते हैं 17 घंटे के कट ऑफ टाइम, जो कि मैंने कंप्लीट किया था 14 घंटे 28 मिनट और कुछ सेकंड्स के अंदर। एक मेरे लिए भी एक मेंटल चैलेंज था कि आप डाइट का क्या करते हैं। तो अगर आप बचपन से अपनी डाइट को हेल्दी रखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सप्लीमेंट्स लें या फिर इस तरह की दूसरी जो चीज़ें जो मार्केट में बनावटी मिलती हैं वो आप उसका ऑप्शन पे जाएं। तो मैंने हमेशा अपनी डाइट को क्लीन रखा है। बचपन से मैं अच्छा ही खाता था। वेज हो तो मुझे पता है कि वेज के अंदर कहाँ से प्रोटीन आता है, कहाँ से गुड कार्ब्स आते हैं, कहाँ से बैड फैट है, कहाँ से गुड फैट्स है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करता हूँ मैं। प्रॉपर टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ। मेरा रूटीन उठने का ऑलमोस्ट 5 बजे का है। अगर कोई इवेंट नहीं है या फिर किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ तो मैं, अगर इवेंट के लिए प्रिपरेशन होती है तो मैं 4 बजे 3:30 बजे उठ जाता हूँ। अदरवाइज मेरा रूटीन टाइम 5 बजे का है। 6 o'clock मेरा जिम का टाइमिंग होता है तो मैं 6 बजे यहाँ पे ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ। सुबह का एक छोटा पोर्शन मेरा ब्रेकफास्ट का रहता है, जिसमें मोस्टली जो मैं हैंडी कर सकता हूँ अपने साथ में पोहा हो गया, कभी उपमा हो गया, कभी स्प्राउट्स हो गया। उसके बाद में ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो कोई फ्रेंड्स के साथ में चाय पी ली। उसके बाद में एक फ्रूट बीच में ले लेता हूँ मैं, जो कि मिड डे मेरा मॉर्निंग आवर्स में होता है। उसके बाद फिर मैं लंच लेता हूँ 12:30-1 बजे के आसपास। लंच इज़ वेरी सिंपल, सैलड, जो कि रो आपका एक पोर्शन होना चाहिए आपके खाने में। उसके बाद प्रॉपर 2 रोटी, हरी सब्जी एंड दाल, और उसके बाद में बटर मिल्क या दही। ये मेरा रूटीन है। उसके बाद में शाम को 3-4 बजे के आसपास कुछ भी मंचिंग में स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा डिनर अर्ली हो जाता है, जो कि 7 PM के आसपास मेरा डिनर, जो कि प्रॉपर एक छोटा मील होता है। इट्स नॉट लाइक हेवी कार्ब्स में लेता हूँ या बहुत ज़्यादा 2 या 3 रोटी खाता हूँ। मैं बहुत छोटे पोर्शन में अपना डिनर करता हूँ, और रात को सोने से पहले आधा ग्लास 1 ग्लास दूध पी लेता हूँ, थोड़े फ्रूट्स खा लेता हूँ। तो बड़ा बेसिक लाइफ है मेरा, बड़ा बेसिक लाइफ के साथ बड़ी बेसिक लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं कि मैं 15-15, 20-20 अंडे खा रहा हूँ या लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इतने अंडे खाओ, इतना चिकन खाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर इवेंट किया है तो मैंने अपनी डाइट को बड़ा सिंपल रखा है। बट जितनी भी डाइट मैंने अपनी रखी है बड़ी साफ़ सुथरी रखी है। एंड बेस्ट पार्ट कि मैं घर का ही खाता हूँ, मैं बाहर का खाना अवॉइड ही करता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास प्लान तो काफ़ी सारे हैं, मेरी बकेट लिस्ट बहुत लंबी है, बट यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करी है, जिसमें मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग मेरा एक सपना है जो मैं करना चाहता हूँ। डेट इज़ अराउंड 3500 किलोमीटर साइकिलिंग रेस होती है, वो मुझे करनी है कश्मीर से कन्याकुमारी। दूसरा आयरनमैन से ऊपर होता है अल्ट्रा मैन, जो कि जस्ट डबल ऑफ द आयरनमैन होता है। सो ये मेरा प्लान है कि डेफिनेटली ये चीज़ मुझे करनी है। और अल्ट्रा आयरनमैन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जहाँ पे आप आयरनमैन की बात करें वहाँ पे स्विमिंग 3.8 किलोमीटर है, पर अल्ट्रा मैन के अंदर स्विमिंग 10 किलोमीटर है। उसके बाद में साइकिल अगर आयरनमैन के अंदर 180 किलोमीटर है तो अल्ट्रा आयरनमैन के अंदर साइकिलिंग 360 किलोमीटर है। अगर आप आयरनमैन की बात करें तो यहाँ पे रनिंग 42 किलोमीटर है, यहाँ पे रनिंग जस्ट डबल है। तो ये 3 डेज़ का इवेंट होता है, बट फिजिकली मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि आपने एक दिन 10 किलोमीटर स्विमिंग और थोड़ा सा पार्ट साइकिल का किया, कट ऑफ हो गया, देन फिर आपने रेस्ट किया, देन वापस अगले दिन सनराइज होती है, देन बची हुई साइकिल आप खत्म करते हैं, देन थोड़ा सा रन करके आपका कट ऑफ आता है। उस कट ऑफ तक आपको इतना इतना रेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने रेस्ट लिया, अगले दिन आपने अपनी रनिंग कंप्लीट करी। तो इट्स 3 डेज बैक टू बैक इवेंट,
सो इसका नाम है अल्ट्रामैन। सो ये मेरे बकेट लिस्ट में है। इंडिया से डेफिनेटली मिलिंद सोमन ने कंप्लीट किया है एंड मेरे ही कोच शंकर थापा है, उन्होंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा एक दो लोग और हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, बट हाँ 4 से 5, एक अभिषेक मिश्रा हैं जो कि बॉम्बे से हैं, उन्होंने कंप्लीट किया। तो 4 से 5 आयरन अल्ट्रामैन हैं लाइक इंडिया के अंदर। और राजस्थान से आई डोंट थिंक सो ऑफिशियली किसी ने किया है। अगर आयरनमैन की बात करें, आगे से आगे चीज़ों की बात करें, तो डेफिनेटली मेरे पहले जो रोल मॉडल आयरनमैन को लेकर हैं वो हैं मिलिंद सोमन। और उससे पहले अगर मैं अपनी फिटनेस की शुरुआत की बात करूं तो वो मेरे रोल मॉडल है मेरे फादर। उसके बाद मेरे पास जो इवेंट्स जो लेके आए मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, जो मेरे सामने आए हैं, वो मेरे रोल मॉडल मिलिंद सोमन रहे हैं। और अभी तो इतने सारे लोग हैं कि मुझे पता ही लगता है कि अब मैं इस रेस को ख़त्म क्या करूँ। तो डेफिनेटली ये 2 लोग मेरे रोल मॉडल है अभी हाल फिलहाल। देखो, जब मैं आर्मी नहीं मैंने किया था तब मुझे लगता था कि लाइक फिटनेस जिम ही है। लोगों का फिटनेस का मतलब मानना ये था कि जिम जाना है या फिर फसागर पे वॉक करना है, टहलना है और फिर एक जगह बैठकर कचौरी समोसे खाने हैं, चाय पीनी है और घर चले जाना है। पर जब 2018 में जब मैं आयरनमैन करने के बाद में जब उदयपुर आया तो लोगों का थोड़ा सा विज़न चेंज हुआ। मैराथन रेस के बारे में, आयरनमैन रेस के बारे में मेरे काफ़ी सारे लोगों ने लाइक मेरे फ्रेंड्स ने इंस्पायर होकर के मैराथन दौड़ना शुरू किया है। मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ, जितेंद्र पटेल, उन्होंने मेरे बाद में आयरनमैन किया है। उसके बाद मेरे 2-3 फ्रेंड्स और उन्होंने हाफ डिस्टेंस गोवा वाला आयरनमैन पूरा किया है। सो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी बहुत बिल्ड हुई है। लोग जो पहले चलते थे उन्होंने भागना शुरू किया है, जो लोग भाग रहे थे उन्होंने अब मैराथन करना शुरू किया है। साइकिल कम्युनिटी उदयपुर में जो बहुत कम लोगों की थी, बहुत छोटी थी, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। उदयपुर साइकिल क्लब करके एक बहुत बड़ा क्लब उदयपुर बन चुका है, जिसमें हम लोग 60-70 अप्रोक्स साइकिलिस्ट हैं जो कि 100, 150, 200 किलोमीटर साइकिल करते हैं। मैराथन की बात करें तो उदयपुर के अंदर हमारा एक रनिंग क्लब है मेवाड़ी रनर्स। वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू ग्रुप के अंदर जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं दूसरे शहर में जा करके। तो डेफिनेटली फिटनेस की अवेयरनेस तो काफ़ी आई इन 2-5 सालों के अंदर। मेरा मैसेज यही है जो अभी तक मैंने फेस किया है कि जो भी हमारे जिम में आते हैं, कहीं भी XYZ जगह पे जिम जाते हैं तो उनका एक ही गोल होता है, या तो मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे 6 पैक ऐप बनाना है, या फिर डोले शोले बनाने हैं। मुझे लगता है कि ये 6 पैक, ये डोले शोले जो हैं वो कुछ हद तक अट्रैक्ट करते हैं, बट उसके बाद आपकी फिटनेस ही है जो आपको लाइफ टाइम तक कैरी करनी है। तो उसके लिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपना कार्डियो, जो आपका हार्ट मसल्स है जिसको हम लोग कार्डिक मसल्स बोलते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ मैराथन्स करें या उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, आप मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करें, आप योगा करें, आप फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। फिटनेस को लेकर एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम जिम जा रहे हैं मतलब हम पतले नहीं हो रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं मतलब हमारे 6 पैक नहीं आ रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं मतलब हमारी बॉडी नहीं बन रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिटनेस को टारगेट करती है। तो आप अपनी सोच को बदल के देखिए, आपका इंटरेस्ट फिटनेस के प्रति लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए, इट्स ए वास्ट जर्नी, इट्स ए लॉन्ग लास्ट जर्नी। जी, डेफिनेटली इट्स लाइक वेरी गुड एक्सरसाइज विच यू कैन डू एट योर होम, जो कि मैं करता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास में जिम नहीं है या कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बॉडी वेट स्क्वाट्स करता हूँ। जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस चेयर पे आप खड़े होइए और फिर बैठिए, फिर खड़े होइए, बैठिए। आप 10 बार ये चीज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी हार्ट रेट जो 70-80 थी वो 110 पहुँच चुकी है। ये एक तरह का वर्कआउट है जो आपके लेग्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा वर्कआउट हो गया, आप पुशअप लगा सकते हैं। आप वॉल पे खड़े हो जाइए और वॉल के नज़दीक जाकर वापस दूर आइए। सो ये आपके आर्म्स के स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नीचे फ्लोर पे पुशअप लगा सकते हैं। इस तरह से स्क्वाट्स आप बिना चेयर के अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जंपिंग जैक एक्सरसाइज हो गई, स्किपिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा के अंदर सूर्य नमस्कार को आप कंटिन्यू अपने रूटीन में ला सकते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूरा एक वर्कआउट है जो कि आपके शोल्डर्स, आपके लेग्स, आपके बैक, आपके एब्स को टारगेट करता है। सो ये 4 से 5 एक्सरसाइज आप रूटीन में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लाइक जहाँ पे फिटनेस है वहाँ पे फाइनेंस तो आता ही नहीं है। ये सबसे कम पैसों में शौक पूरा करने वाली चीज़ है, जहाँ पे आपको केवल एक जिम अटायर चाहिए, आपको एक बेसिक डाइट चाहिए जहाँ पे आप अच्छा खाएं, घर का खाएं, जो मैं अपनी रूटीन को फॉलो करता हूँ। इसके अलावा एक टाइम आपको देना होगा जो कि आपको आधा घंटा निकालना है। आज के लोग, आज के युवा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे मोबाइल के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट भी अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस 5-10 मिनट में आप 10 पुशअप्स के 2 सेट्स लगा सकते हो,
2 स्क्वाट्स कर सकते हो। इट्स नॉट अ फिक्स टाइम कि यार मैं सुबह वर्कआउट करूँगा, शाम को वर्कआउट करूँगा। आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी हुई है, आप जब चाहे तब मूव कर सकते हैं। आपको पेट भर के ना खाना, ना पेट भर के एक्सरसाइज करनी है। आपको रूटीन में अपने एक्सरसाइज को लेके आना, रूटीन में आपको अपनी डाइट को लेके आना है। हम 2 मील की बजाय 4 या 5 मील करें, छोटे छोटे पोर्शन में खाएं। हम 1 घंटे के जिम की बजाय हम 10-10 मिनट वर्कआउट करें, हर 2 घंटे में मूव करें। हम अगर सेडेंटरी हैं तो हम वॉक करें। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम आसपास के डिस्टेंस को पैदल वॉक करके पूरा कर सकते हैं। आप ग्रोसरी शॉप में जाए तो अपने जो आपके पास बैग है उससे थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं। आप अपने घर के छोटे छोटे काम आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको किसी पर्सनल ट्रेनर को बहुत ज़्यादा पैसे दे करके, इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहें तो आप कम पैसों में भी अपनी एक्सरसाइज फिटनेस अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास में जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी, काफ़ी सही जगह है। जैसे कि अभी हम बात करें तो रायता और पीपलिया, जो कि एक सिंगापुर की तरह भी फेमस हुआ है, यहाँ से हार्डली 20 या 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये दोनों हिल्स स्टेशन हैं। आप जाइए मानसून के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे तो डेफिनेटली आपको वो फील आएगा, जैसे लगेगा कि आप किसी मेवाड़ पे है ही नहीं, किसी मेवाड़ वाली भूमि पे नहीं है, आप कहीं इंडिया से बाहर हैं। सो रायता एंड पीपलिया डेफिनेटली आई विल रिकमेंड इट। लोकल डिश यहाँ की दाल बाटी एंड बेसन गट्टा। बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं खाता हूँ। आई थिंक मैं घर पे खाता हूँ, बट मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि मैं बाहर का खाना कम ही पसंद करता हूँ। सो हाँ, उदयपुर में अगर आप सर्च करेंगे तो संतोष दाल बाटी एक जगह है जहाँ पे बहुत पुराना वो वेंचर है जो दाल बाटी के लिए फेमस है। आपको अगर प्रॉपर राजस्थानी खाना खाना है तो ढाबा लोजी करके एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ है जो कि एकलिंग रोड पर है। वहाँ पे आप राजस्थानी डिश ट्राई कर सकते हैं। चाय एक ही जगह है। मतलब मैं अपनी तरफ से अगर मैं एडवाइस करूं तो डेट इज सुनील टी, जो कि फसागर पर है, जो हमको रनिंग के बाद चाहिए। जब भी हम लोग रनिंग करते पहले उसको देखते कि वो आया कि नहीं आया, वो आएगा तो ही हम रनिंग शुरू करेंगे। सो डेफिनेटली सुनील टी एट फसागर। पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं मैंने। लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के, एंड सिटी को ग्रो और साफ सुथरा रखने पे। तो आजकल के जो युवा हैं, वो जनरेशन जो है वो काफ़ी हद तक अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए सोच रही है। उनके वार्तालाप की जो तरीका है वो इम्प्रूव हुआ है, वो हाईटेक हुए, उनकी सोच बदली है, पहनावा बहुत बदला है। पहले उदयपुर ऐसा लगता था किसी गांव जैसा ही कोई छोटा शहर है, बट आज के टाइम में उदयपुर में लोगों को देख के लगता नहीं कि हम किसी छोटे से शहर में रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा, एक कह सकते हैं कि अच्छा पॉपुलेशन हमारे उदयपुर शहर में है। डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इतना अच्छा है जितना अच्छा होना चाहिए। उदयपुर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो छोटी छोटी गलियों और छोटे छोटे चौराहे से भरा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। उदयपुर का पैराफेरी बड़ा छोटा है और यहाँ पे हम लोग जो आबादी वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से हम लोग अपने ही जो ऑन व्हीकल्स है वो यूज़ करते हैं। तो ये व्हीकल्स थोड़े से कम करने के लिए हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। दूसरा, इस शहर को साफ रखने के लिए जो हमारा प्रशासन है वो बहुत कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हमको ही अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगर मैं फसागर दौड़ता हूँ तो वहाँ पे जब सुबह दौड़ता हूँ तो शाम को जो लोगों ने वहाँ पे कचरा किया हुआ होता है वहीं का वहीं पड़ा हुआ होता है। अगर आप फसागर से क्रॉस होंगे तो लोगों के कॉफ़ी के जो मग होंगे वहीं फसागर के वहाँ पे दीवार पे पड़े होंगे, जो कि हवा से पानी में जाते हैं। पानी की बोटल्स जो वेस्ट होती है पूरी पानी के अंदर जाती है। आपकी खाई हुई प्लेट्स आपकी वहीं पर होती है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने शहर को साफ रखें जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं। तो प्रशासन वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे आपको ही अपने शहर को साफ रखने के लिए पहल उठानी पड़ेगी। सुल्तान, कीप मूविंग, रन बाय मिलिंद सोमन। अपनी खुशी के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो। इन उदयपुर, फसागर, my heart, blood in my body, and the city which I want to see every day in the morning and before I go on the bed. My fitness clothes, my shoes, running. 90s 90. I know that that time was the best time in my life because उस समय पे like इतना कह सकते हैं सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। मुझे पता है कि जब वो एक दूरदर्शन हुआ करता था उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स आया करते थे। चित्रहार हो गया, वीक में एक बार मूवी देखना हो गया, तो हम लोग सारे फैमिली के लोग एक साथ चित्रहार के लिए वेट करते थे, उस मूवी के लिए वेट करते थे।
तो वो एक टाइम था जब हम लोग गेट टुगेदर होते थे, साथ में बैठते थे, खाना खाते थे। बट ऑब्वियस उदयपुर ऋषिकेश, फीमेल्स स्पेशली मैं बोलूँगा कि लोग फीमेल्स ये सोचती है कि जिम जाने से बॉडी बनती है या फिर हमको मसल्स ट्रेनिंग ही करने हैं या फिर मसल्स ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये डेफिनेटली मिस है। एंड बाकी लोगों को ये बोलूँगा कि लाइक जिम इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर वेट लॉस। Always listen to your body. If you ask for the rest, then rest. Otherwise, you can have a small, short distance run or cycling or swimming, anything. Hi, I am Rishabh Jain. उदयपुर का पहला आयरनमैन हूँ और काफ़ी सारे मैराथन्स भी दौड़ चुका हूँ, साइकिलिंग रेस कर चुका हूँ और उदयपुर के अंदर एक जिम चलाता हूँ जिसका नाम है ट्राइफम फिटनेस। इस जिम के अंदर मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। इस पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा बाकी लोगों को बाहर से कनेक्ट करने के लिए मैं ट्रैकिंग पे लेके जाता हूँ, साइकिलिंग करवाता हूँ, रनिंग करवाता हूँ। आप इस पॉडकास्ट को सिटी स्कोप के यूट्यूब चैनल पर और स्पॉटिफाई पर देख सकते हैं। थैंक यू।